हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजॉबिंग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आ गए हैं। अब कुल मिलाकर आपके पास 30 दिन का समय बचा है यूपीएससी का प्रीलिम्स का 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ जिसको कि आपको टैकल करना है, उसको कॉप अप करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस, क्योंकि अभी के टाइम पे ना ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो फोमो को फील कर रहे होते हैं। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी देखिए यूपीएससी का सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डिटेल में है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किया है। आपके बहुत से पीयर में लोग होंगे जो कि आपको एडवाइस करेंगे कि आपको इस बार का जो पेपर है स्किप कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि आपने सिलेबस सही तरीके से कवर किया नहीं है। अब आप याद कीजिए उस दिन को जब आपने प्रिपरेशन के लिए सोचा था, मतलब कि आपने डिसाइड किया था कि आप यूपीएससी का पेपर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, 6 महीने पहले तो नहीं सोचा होगा। ज़रूर 1 डेढ़ साल पहले आपने डिसाइड किया होगा कि आज से मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स का तैयारी करूँगा। कुछ लोग होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो जब डेढ़ 2 साल में, डेढ़ साल बेसिकली ऐसा माना जाता है, आइडियल समय माना जाता है कि यूपीएससी का जितना सिलेबस है, अगर 6 से 7 घंटे दिए जाएँ डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, तो उसको अचीव किया जा सकता है, उसके सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो डेढ़ साल में अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है और हो सकता है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट पहले और भी दिए हों, तो कुल मिला के 3-4 साल, इतने दिनों में भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं आप, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 1 साल में फिर से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर आप टॉपर से ही पूछेंगे तो हमेशा यही कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आप टॉप कर जाओगे, रैंक 1 आएगा आपका? तो हमेशा वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं टॉप 100 में तो आ जाऊँगा, लेकिन टॉप कर जाऊँ ये मैं नहीं बता सकता। कई बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी मेंस मतलब फाइनल रिजल्ट टॉप 1000 या फिर टॉप 700 में आए लोग प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। आईपीएस और जो आईआरएस के ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स को लेकर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रोट लर्निंग से नहीं होते, बल्कि आपके जो पूरा एक्सपीरियंस है 10th तक का, 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर तैयारी का, इस पूरे एक्सपीरियंस के आधार पे आप उसके आंसर को करते हैं। 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई के दम पे आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में आपको इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ जूझना होता है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस जो सेशन है, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1 महीना बचा है, 1 मंथ लेफ्ट, जैसा कि मैंने लिखा है, इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे हम ठीक करें, और जो काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है इसमें हम प्रेशर को कैसे हैंडल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इसका नाम रखा है मैंने कोपिंग विथ एग्जाम स्ट्रेस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। 1 महीना बच गया है, तो चलिए तैयारी करते हैं इसकी। मैं यानी कि इंद्रमणि आज इस सेशन को आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक को समझते हैं कि एग्जामिनेशन का स्ट्रेस क्या है। तो ये यूपीएससी प्रीलिम से पहले ही इस तरह की चीज़ें हमारे सामने क्यों आती है? क्योंकि ज़्यादातर जो मतलब मास जो पब्लिक है वो क्या प्रीलिम्स में ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो प्रीलिम्स का ही एक्सपीरियंस है ज़्यादातर लोगों के पास। मेंटल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान? अ काम माइंड परफॉर्म्स बेटर देन ए स्ट्रेस्ड वन। तो ये बहुत अच्छा कोट है जो कि हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि एक जो शांत दिमाग है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है रेदर देन स्ट्रेस से भरा दिमाग। तो कैसे हम पहचानेंगे कि आपके ऊपर एग्जाम का स्ट्रेस है? सिम्टम्स क्या हैं इसके? सबसे पहला हेडेक, फटीग, बहुत जल्दी आप थका-थका से महसूस करते हैं। एंजाइटी, मूड स्विंग्स, बिहेवियरल में क्या होगा? प्रोक्रास्टिनेशन, पुअर स्लीप और ओवरथिंकिंग। जो कि ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मतलब समझ लो कि जेवेल है, गहना है। लोग इसको मतलब ना चाहते हुए भी ओवरथिंकिंग आ जाता है। अगर नहीं हो पाया तो क्या करूँगा? प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ तो क्या करूँगा? चलो मेंस तक भी हो गया, अगर मैं इंटरव्यू में गया पर्सनालिटी टेस्ट में, वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? वहाँ भी हो गया। तो कौन सा मुझे सर्विस मिलेगा? मैं टॉप 100 में आऊँगा तो आईएएस मिलेगा। मेरा सपना तो आईएएस बनने का था, लेकिन मैं टॉप 300 में आ गया तो मुझे आईपीएस बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आईआरएस में जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल डेस्क जॉब होता, मुझे तक पसंद ही नहीं था। हालांकि कोई भी सर्विसेज खराब नहीं होती। आईएएस आईपीएस में भी अपना अलग झमेला है। किसी को कौन सा कैडर एलोकेट होगा, होम कैडर मिलेगा, नहीं मिल पाया तो क्या करूँगा मैं?
ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर मुझे दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी देखिएगा अभी जो कैडर एलोकेशन हुए तो सबसे ज़्यादा आईपीएस अलॉट हुए हैं मणिपुर को, क्योंकि मणिपुर में अपने ऑब्वियस रीजन है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को एलोकेट किया गया होगा, ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर को वहाँ पे भेजा गया है। नेक्स्ट, गोल्डन रूल क्या है? प्लान करना है, पैनिक नहीं करना है। एक रियलिस्टिक रिवीजन शेड्यूल बनाना है, वीकली गोल्स बनाने हैं, उसको यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ डेली ओवरलोडिंग। मतलब कि एक दिन में मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगा, इससे बढ़िया है कि 7 दिन में मैं 70 चैप्टर पढ़ूंगा या फिर 50 चैप्टर पढ़ूंगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। रिवीजन ज़्यादा करना है कुछ नई चीज़ें पढ़ने से, ये बिल्कुल ही बेसिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपको रिवीजन ज़्यादा करना है बशर्ते कि नई चीज़ों को पढ़ने से। आगे बढ़ते हैं। रीजन बिहाइंड एग्जाम स्ट्रेस क्या है? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? फेल होने का डर। तो फियर ऑफ फेल्यूर, एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा होता है, खुद का, फैमिली का, सोसाइटी का, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है ना, क्योंकि आप एक झटके में, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक झटके में, जैसे आप, हालांकि ये झटका नहीं होता है, बहुत लंबी तपस्या होती है, आप यहाँ से इनर सर्कल में आ जाता है। मतलब कि आप जो कोर क्लास है ना सोसाइटी का, आप वहाँ के पार्ट बन जाते हो अचानक से। तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, परिवार का तो होता ही होता है, और खुद का भी होता है कि हम किस स्तर पे खुद को ले जाना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के जरिए, क्योंकि हर मिडिल क्लास का एक बहुत ही आसान जरिया होता है। आप बिल्कुल ही देश के जो टॉप 1% पावरफुल लोग हैं उनमें आने का एक बहुत ही आसान जरिया है। लैक ऑफ रिवीजन और टाइम मिस मैनेजमेंट, मुझे ये करना था, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर, ये सोच के छोड़ दिया था क्योंकि उसको लास्ट में पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं, तो वो भी अब मिस हो रहा है। इसी के तरीके से इन्वायरमेंट में पीवाईक्यू नहीं किया है, तो वो भी देखना होगा। स्पीसीज मिस हो रहा है। इसी के साथ साथ ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी छोड़ दिया है। PSIR चूँकि मेरा ऑप्शनल था, इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस PSIR पे चला गया है। तो मैंने जो मिडेवल और एंशिएंट हिस्ट्री है उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसे नहीं पढ़ पाया। इस तरीके से इकोनॉमिक्स का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो नहीं पढ़ पाया मैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोगों ने बोला था कि 10 क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादातर के जो आंसर होते हैं डी होते हैं, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अब मिसिंग सा लग रहा है। इसी के साथ साथ करेंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है, तो ये भी एक रीज़न होता है एग्जाम स्ट्रेस का। बाकी और लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो तो 10-10 घंटा पढ़ रहा है, वो 4 किताबें पढ़ रहा है, एक ही सब्जेक्ट के 5-5 अलग-अलग बुक्स पढ़ रहा है, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, सतीश चंद्रा, RS शर्मा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, सब कुछ वो पढ़ जा रहा है। लेकिन फिर भी तो ये प्रॉब्लम आती है सभी के सामने। टेक्निक कोप अप करने के कौन कौन से टेक्निक्स हो सकते हैं? कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो कि जैसे कि जो योगा में है, सांस को रोकना छोड़ना, सूर्य नमस्कार, इस तरह के आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप एफर्ट पे फोकस कीजिए, आउटकम पे नहीं। रिजल्ट तो मायने रखता ही है, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, रिजल्ट्स तो होना ही होना है। डिजिटल डिटॉक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया की यूज़ को बहुत ही ज़्यादा कम से कम करें, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है और आप फोकस नहीं कर पाते अपने पढ़ाई पे। टॉक इट आउट, आप दोस्तों से बात करें, मेंटोर्स से, अपने दोस्तों से, और कुछ जर्नलिंग भी कर सकते हैं, अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कोरा पे जाके चीज़ें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि कुछ और भी व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट के हैक्स क्या क्या हैं? एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। मैनेजमेंट में लोगों को सिखाया जाता है कि अपने काम को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देना। मतलब ये कि आप अपने काम को 25 मिनट के स्टडी, मतलब 25 मिनट में डिवाइड कर दीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट का पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर एक लंबा ब्रेक लीजिए, फिर से 25-25 मिनट के 3 स्लॉट्स में पढ़ाई कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यूज टू डू लिस्ट आप बना के रखिए कि आज आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को रिवीजन करना है। PYQ रिवीजन करना मत भूलिए, और मॉक टेस्ट भी देते रहिए। हालांकि ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब मई के महीने में आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो भी FLT फुल लेंथ टेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं। इसके रिजल्ट्स, इसके मार्क्स पे आपको ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि UPSC जैसा क्वेश्चन कोई भी कोचिंग वाले नहीं बना सकते। तो FLT इसलिए भी देना है क्योंकि आपको अपने 3 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो
क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, ओएमआर शीट अच्छे से नहीं रंग पाते, बबल को रंग कलर करते समय एक दो ऊपर नीचे हो जाते, इसकी वजह से पूरा पूरा सीरीज उनकी खराब हो जाती है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज की मैंने पहले ही बात की, 6 से 8 घंटे की नींद, जंक फूड को अवॉइड करना है, योगा करना है, शॉर्ट वॉक ले सकते हैं आप, डिजिटल जो वॉच आता है उसके जरिए आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। मेंटल कंडीशनिंग खुद की करनी होगी आपको, आपको बताना होगा कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, मतलब ये कि आप पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। एग्जाम से पहले का आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके का आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, उस तरह किस तरीके का पेपर आएगा, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। एफर्मेशंस टू बिल्ड सेल्फ बिलीफ, खुद को पॉजिटिवनेस के साथ भरेंगे, एक पॉजिटिव वाइब के साथ आपको रहना है। अवॉइड कंपेयरिंग विथ टॉपर्स, खुद को टॉपर के साथ कंपेयर नहीं करना है। मैं तो बोलूँगा कि इस वक्त पे आप जितना कम से कम हो सके आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। व्हाट डू इफ़ यू फील ओवरवेल्म्ड, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं, फिर आप फ्रेश माइंड के साथ रिज्यूम कीजिए अपनी पढ़ाई को, शिफ्ट कीजिए फोकस को। व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो आपके कंट्रोल में है उस पर अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाइए, ना कि जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान लगा के समय बर्बाद करने से पढ़िए। एक महीने का गेम प्लान क्या होना चाहिए, मई 2025 में हमारा पेपर है, वीक बाय वीक ब्रेकडाउन होना चाहिए। पहले वीक में आप रिवाइज करेंगे स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर्स को, दूसरे वीक में मॉक्स देंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला 1 FLT देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, मिस्टेक्स को देखेंगे। तीसरे वीक में आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है संडे को पेपर है, तो आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ले ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे, और जो शॉर्ट नोट्स है उसको रिवाइज करते रहिए। फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन क्या होना चाहिए हम लोग की तरफ से आपके लिए, सक्सेस इन यूपीएससी इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, ये एक लगातार दौड़ते रहने की कहानी है, ना कि एक बार तेज दौड़े और यहाँ पे रुक गए, बल्कि धीरे 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 आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है। 1 बैड डे इज नॉट इक्वल टू बैड प्रिपरेशन, एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाई इसकी वजह से इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी 1.5 साल की तैयारी ही बेकार थी। कोई भी दिन कभी भी खराब जा सकता है। यू आर नॉट अलोन, एवरी टॉपर फेस्ड दिस, तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इसको फेस कर रहे हैं। जितने भी टॉपर से बात कीजिएगा सबका यही कहना होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ही मतलब नेगेटिव चीज़ों का सामना कर रहे थे। तो ये पूरा एक लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे कॉप अप करें। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हमें मिलेंगे किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।